बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक मैम। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों को ये शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, क्विज कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हुआ मैम। ओके गुड। अच्छा, आज ना मैं तुम लोगों से क्विज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बल्कि कुछ ये क्वेश्चंस आ रहे थे पार्किंसंस के हवाले से, और इसका अब नेक्स्ट क्विज भी आप लोगों का। तो आप लोग अगर क्विज देखना हो ना, तो जो कल मेरी क्लास थी मॉर्निंग के साथ, उन लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया क्विज। तो अगर आप लोग क्विज उसमें देखना चाहें या कोई क्वेश्चन सुनना चाहें, तो आप लोग उस वाले जो सेशन है ना, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। वो मैंने LMS पर डाल दी है, ठीक है? तो आज हम लोग ये को डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोगों का पार्किंग। और मीनवाइल आप लोगों का जो असाइनमेंट है, जो ग्रुप असाइनमेंट है, वो मुझे बिस्मा ने भेज दिए हैं सारे ग्रुप्स। कुछ एक दो ग्रुप्स को अपडेट भी किया है, तो आप लोग थोड़ा सा इन ग्रुप्स को रिवाइज करें। मैंने कल मॉर्निंग को भी यही कहा है, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं या 3 स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें 7 या 8 मेंबर्स हो रहे हैं। तो ये अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं है। इसको यूनिफॉर्म करें और इस तरह से ग्रुप बनाएं कि मिनिमम उसमें 6 मेंबर हों, और मैक्सिमम आप 7 रखें। 6 या 7 का तो हो सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, कुछ में 4 मेंबर्स हैं, कुछ में 8 या 9 तक हैं। तो ये सूटेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर लें। और एक स्टूडेंट है, अगर वो इस वक्त क्लास में है या नहीं अगर हैं, तो उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दें, क्योंकि जो बिस्मा है उनसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो सलमान को कहना है कि वो किस ग्रुप में है, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे रिपोर्ट करें कि वो किस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। उनका कोई फ्रेंड है या कोई कुलीग है, तो उसको बता दो बेटा, ठीक है? मीनवाइल वैसे उसको डाल दिया है, एक ग्रुप में मैंने एडजस्ट कर दिया है जिसमें कुछ मेंबर्स कम थे। वो लिस्ट भी मैं शेयर कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने जो ग्रुप है ना, वो मुझे रिवाइज करके भेजें। ये यानी मिनिमम आपके 6 मेंबर्स हो, मैक्सिमम 7। इससे ना ज्यादा ना इससे कम। 7 से प्लीज 8 ना करें, और 6 से प्लीज 5 ना करें। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हो रहा है ये? यस मैम। तो मैं बिस्मा से कहूंगी कि बिस्मा आप प्लीज ये ग्रुप्स जो है ना, इनको थोड़ा सा रिवाइज करके और मुझे दोबारा से भिजवा दें। और ये तो तुम लोगों का मालूम हो गया होगा कि आप लोगों का जो मिड टर्म है वो जाहिर है कि पोस्टपोन हो गया इस कोविड लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से, और अब आप लोगों का टर्मिनल ही होगा, और दैट विल बी इंशाल्लाह कमेंस फ्रॉम 2 सितंबर। तो आप लोगों ने अपने टर्मिनल की तैयारी करनी है, और उसके लिए आप लोग डेली जो है अपना पढ़ना शुरू कर दें। और ये आप लोगों के क्विजेस भी मैंने इसीलिए ही अरेंज किए हैं कि आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट के साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन भी होती जाए। और लास्ट आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो 27 अगस्त तक होंगी। तो 27 अगस्त को आपका सेमेस्टर वाइंड अप हो रहा है, ये वाला। ठीक है बच्चों? ओके मैम। अच्छा चलें, अब हम पार्किंसंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे बिस्मा ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो अभी आगे टॉपिक के साथ आएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, वरना मैं एक ओवरऑल जो रिव्यू है ना वो इस टॉपिक का करवा रही हूँ। देखो, पार्किंसन डिजीज जो है, ये एक बहुत ही कॉमन है ये टर्म, और मूवमेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड है। पार्किंसन एक पर्सन था, एक साइंटिस्ट था, यूं समझ लें, कि जिसने ये डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई की थी, पार्किंसन डिजीज, और उसके नाम पर इसको पार्किंसन डिजीज कहा गया। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मूवमेंट डिसऑर्डर, और आपने ये याद रखना है कि ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है।
मूवमेंट डिसऑर्डर्स की ऑल्दो बहुत सारी टाइप्स हैं, जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है उसमें तुम लोगों ने पढ़ ली होंगी, और हम यहाँ पर बेसिकली पार्किंसंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये कोरिया और डिस्टोनिया, ये सारी चीजें आप जरूर अपने पढ़कर और समझ कर रखें, ठीक है। और एथिटोसिस है, डिस्टोनिया है, ये सब अब जो आप लोगों का टॉपिक आएगा, जो क्विज आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो इनकी डिफरेंशिएशन आप लोग ध्यान में रखें। अब देखिए, एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहे थे बच्चे कि पार्किंसोनिज्म में और पार्किंसन डिजीज में क्या डिफरेंस है। तो कोई बता सकता है ये मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंसोनिज्म एंड पार्किंसंस डिजीज? क्लास में से कोई बता सकता है कि पार्किंसोनिज्म में और पार्किंसंस डिजीज में क्या डिफरेंस? किसी को भी नहीं मालूम बच्चों? नोबडी नोस? शर्जील, आप बताओ बेटे। आयशा, आप बताइए। किसी को भी नहीं मालूम? तुम लोगों ने लेक्चर सुने भी हैं, पढ़ भी रहे हो? मैम पार्किंसंस मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब फिजिकली तौर पे, और पार्किंसोनिज्म कॉम्बिनेशन है ब्रेड। मैम ये क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, और कोई? चले, कोई रिस्पॉन्स तो आया ना, किसी ने अरमान को कुछ बताया तो है। और कोई बताया? आमना, आप बताओ, रोल नंबर 8। मैम पार्किंसनिज्म का कॉज नॉन होता है, जबकि पार्किंसन का आइडियोपैथी का कॉज नॉन नहीं होता। अच्छा, ये तो कॉज की बात हो गई ना, और वैसे क्या डिफरेंस है इसमें? फिजा, आप बताइए। अटेंडेंस मार्क करी मैं आप लोगों के साथ साथ। इस वक्त 25 स्टूडेंट्स हैं। फिजा, आपको मालूम है बच्चे? नहीं मालूम। अब्रेश, आप बताओ। मैम पार्किंसंस जो ये डिजनरेशन होती है नर्व सेल की ब्रेन में, और पार्किंसोनिज्म इसकी ऐसा कोई कॉज नहीं है, ये साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जाता है। यस, वेरी गुड अब्रेश, जबरदस्त। शाबाश, आपको इंटरनल असेसमेंट में मैं 1 नंबर दूंगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, अब्रेश का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो, जो पार्किंसन डिजीज है बच्चों, इसको समझ लो। पार्किंसन डिजीज, जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर डिजीज है। ये देखिए, तो मैडम एक पॉलिसी ये होती है कि बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप डाल रही हूँ, क्या तुम्हारा हाँ या ना क्या है, करना है नहीं करना। उसने एक अच्छी अभी के वो पर्सनल जैसे आप लोग कह दी ना, माइक तो म्यूट जो करें। मैं ये तमाशा किया वो नहीं होता, क्योंकि उसने आगे मुझे जवाब दिया कि मैं तो फाइल सेट कर चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। टाइम, अपना माइक म्यूट करो बच्चे। देखो, जब आप लोगों को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, फिर आप लोग अपना माइक ऑन किया करें, वरना फिर क्लास में ना डिस्टरबेंस होती है। अच्छा देखिए, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि पार्किंसन डिजीज एक प्रॉपर डिजीज है, ठीक है। और प्रॉपर डिजीज का मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर एक पैथोफिजियोलॉजी है। जिस तरह से हमने देखा है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में इसके साथ जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामीन का लेवल कम हो जाता है और डेफिनेटली फिर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो ये एक प्रॉपर डिजीज है जिसे आप पार्किंसन डिजीज कहते हैं। जबकि पार्किंसोनिज्म वो सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज में यूजुअली आ रहे होते हैं, जैसा कि रिजिडिटी है, ब्रेडिकाइनेसिया है, ट्रेमर है, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी है।
और आम तौर पर इसका रीजंस ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी तुम लोगों ने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ी हैं, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूजुअली जो साइड इफेक्ट होता है वो पार्किंसोनिज्म ही होता है, लेकिन उसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज नहीं हो रहे होते। लेकिन जो पार्किंसन डिजीज है उसकी प्रॉपर टियोलॉजी है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन वहां डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो उसकी एक प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी है, वो एक प्रॉपर डिजीज है, और ये वो सिम्टम्स हैं जो कि आम तौर पर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट के तौर पर आ रहे होते। इज दैट क्लियर क्लास? Yes, ma'am. ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी, जो इसका डिफरेंस है। ये सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए कि ये स्लोनेस, मूवमेंट और शेकिंग और रिजिडिटी, ये सारे इसके बेसिक सिम्टम्स हैं, बस ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, और ये देखें पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स की पिक्चर है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी काफी डिटेल में बताया, और आपने ये जहन में जरूर रखना है कि ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सीएनएस के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनमें पार्किंसन डिजीज वो डिजीज है जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो द ओनली डिजीज जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ी है सीएनएस की, उसमें ये पार्किंसन डिजीज है जो कि एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें ये हो गई आपकी एक इम्पोर्टेंट बात, और ये आप लोग पढ़ लीजिए। मैन और वुमेन में इन्होंने रेशो बताया कि आमतौर पर ये ज्यादा होती है मैन में और वुमेन में कम होती है। इसका कुछ जीन भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें म्यूटेशंस की वजह से आमतौर पर ये प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, तो आपने ये कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें ना, इसको अगर आप लोग समझ कर पढ़ लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेंगे। और ये देखें, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ा मैं जूम कर दूं, क्लियर भी कर दूं। देखें, बेसल गैंग्लिया जो है वो बेसिकली एक इनपुट स्ट्रक्चर होता है स्ट्राइएटम का, और स्ट्राइएटम से जब वो रिसीव्ड होते हैं तो वो जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में, और वहां से फिर ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो पार्ट्स हैं जैसे रेटिकुलेटा वगैरह, वो इसका आउटपुट है। वहां से थैलेमस और फिर वहां से कॉर्टेक्स, ये पूरा एक साइकिल है। अब अगर न्यूरो डीजेनरेशन शुरू हो जाए डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की, जो कि इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है, तो उसकी वजह से फिर डोपामीन का लेवल कम होना शुरू हो जाए। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में भी, बेसल गैंग्लिया और इनके फंक्शन। तो जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होगी, उसके रिस्पॉन्स में एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ने लगेंगे। एज ए रिजल्ट आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन का जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं मसल्स के ऊपर, स्केलेटल मसल्स पर, वहां पर भी उसका इफेक्ट है, और इस वजह से फिर ये सारी जो मूवमेंट या मसल्स की प्रॉब्लम आती है ये सब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक ये सारी चीजें समझ आ गई हैं? Yes, ma'am. ये इसकी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, आप लोग ये पढ़ लें। डेफिनेटली आप क्या करेंगे, जब इम्बैलेंस है बिटवीन डोपामीन और एसिटाइलकोलिन, तो आप डोपामीन के लेवल्स को या तो बढ़ाएंगे और या एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को आप कम करेंगे। तो ये वो क्लासेस हैं आपकी ड्रग्स की जो डोपामीन के लेवल्स को बढ़ा रही हैं, जैसे कि डोपामीन प्रिकर्सर हैं, डोपामीन के अगोनिस्ट हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं जो डोपामीन की डिग्रेडेशन कराते हैं, कॉम्ट इनहिबिटर भी यही करते हैं। एमेंटाडिन बिल्कुल एक अलग ड्रग है, एंटीवायरल, लेकिन इसका इफेक्ट देखा गया पार्किंसन में। और मस्केरानिक एंटागोनिस्ट यानी एंटीकोलिनर्जिक है, बेंजोट्रोपिन वगैरह, ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेंगी क्योंकि उसकी एक्सेस हो रही है डोपामीन के कम होने की वजह से। बस इस तरह आप लोग इसको एक कॉन्सेप्चुअल सा बना के इसकी रीडिंग करें और याद करें, इंशाल्लाह ताला आपको मुश्किल नहीं होगी। अब ये इंडिविजुअल ड्रग्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, पढ़ना है, इनका मैकेनिज्म देखना है। इसमें अब अगर मेरा
तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इनमें अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें और फिर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो मुझसे बिस्मा ने पूछा। मैम गैबा का रोल क्या है पार्किंसन में? पार्किंसन में गैबा का कोई रोल बता सकता है क्लास? एक तो तुम लोग कोई आंसर नहीं करते हो, मॉर्निंग के बच्चे मुझे फिर आंसर करते हैं, तुम लोग तो बिल्कुल ब्लैंक होके इंटरेक्टिव क्लास में आते हो, पता नहीं सही तरह पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। किसी को भी नहीं पता आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी इसकी सही से नहीं पढ़ी अभी तक, नहीं पढ़ा क्या? मैम क्वेश्चन क्या था, रिपीट करना। बेटा क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि पार्किंसन डिजीज में गैबा का क्या रोल है। गैबा भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना, और गैबा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आप लोगों ने एंजाइटी में इसका रोल देखा है, तो अब बताइए कि इसका पार्किंसन डिजीज में क्या रोल है, क्या कोई ये बता सकता है? मैम आउटगोइंग बताओ बच्चों। मैम आउटगोइंग कनेक्शन को ब्लॉक करता है बेसल गैंग्लिया में, मूवमेंट सेंटर जो होता है ब्रेन का। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई? मैम जब कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो फिर मैम मूवमेंट के अंदर आसानी होगी, फंक्शन प्रॉपर करेगा जो पर्सन होगा। अरमान को फिर भी कॉन्सेप्ट है, शाबाश बेटे, जबरदस्त। देखो ये क्वेश्चन किसने पूछा है? मैम मैंने पूछा है। जोहा ने पूछा। हाँ जोहा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पार्किंसन डिजीज में आपको मैंने समझाया था कि बेसिक जो रोल होता है ना वो डोपामीन का, मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी निकाल लेती हूँ, डोपामीन का और गैबा का है, सॉरी डोपामीन का और एसिटाइलकोलिन का है, ठीक है। अब होता ये बेसिकली कि ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी कि नॉर्मली जो है स्ट्राइएटम के अंदर जब यहाँ पे मैं अगर लिख सकूं, ये देखो ये डोपामीन है और डोपामीन के सिग्नल, ये लिपिनकॉट की एक पिक्चर है बहुत अच्छी जो मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में डाली हुई है, वहां से आप जरूर उसको समझने की कोशिश करें। डोपामीन के सिग्नल एसिटाइलकोलिन तक जा रहे हैं और एसिटाइलकोलिन का लिंक डोपामीन के साथ, और एसिटाइलकोलिन का फिर आगे जो आउटगोइंग सिग्नल्स गाबा के जा रहे होते हैं उनके ऊपर, यानी जो आउटपुट है गाबा की स्ट्राइएटम के अंदर ही वहां पर होता है। अब होता यह है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं या लॉस्ट होना शुरू होते हैं, तो उनका जो इफेक्ट गाबा के ऊपर जा रहा था ना, अब वो भी इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। देखो गाबा बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यू पीपल नो वेरी वेल। अब गाबा के ऊपर जो डोपामीन का इफेक्ट गाबा पे है, ठीक है, ये देखो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ अगर आप समझ सकें, डोपामीन का जो इफेक्ट गाबा जो आउटपुट सेल्स उसके लेके जा रहे होते हैं उन पर एक इफेक्ट है, और उसके जेरे असर यानी डोपामीन के जेरे असर ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा होता है, यानी इनहिबिशन भी करवा रहा है। जब ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन यहाँ पर नहीं रहेंगे या लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे और डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी सब्सटेंशिया नाइग्रा में, तो जो इनकी इनहिबिशन थी गाबा के ऊपर या गाबा का जो आउटपुट था वहां पर जिसको ये नॉर्मली इनहिबिट कर रहे थे, अब ये इनहिबिशन यहाँ पर नहीं रहेगी और आप यूं समझेंगे गाबा भी एक अनचेक्ड जाएगा, जिसको पहले डोपामीन ने एक चेक रखा हुआ था या उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता था जिसकी वजह से उसका एक इफेक्ट था। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं,
डोपामीन का इफेक्ट गाबा पर भी है, डोपामीन और एसिटाइलकोलिन भी आपस में इफेक्टेड हैं, और यही वजह है कि अगर एक जगह पर डोपामीन डैमेज हो रहा है, उसके न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं और डोपामीन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके रिस्पॉन्स में उसका जो इफेक्ट गाबा पे जाता था वो नहीं जाएगा, और अब गाबा की कंसंट्रेशन अनचेक्ड जाएगी, और गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अगेन वो इनहिबिशन कॉज करवाएगा। जबकि एसिटाइलकोलिन जो है वो भी अनचेक्ड होगा, तो एसिटाइलकोलिन की वजह से भी एट द लेवल ऑफ मसल्स प्रॉब्लम आना शुरू होगी, और इनका एक प्रॉपर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है मैम। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? अच्छा जी, मैं इसको क्लियर करूं आपकी स्क्रीन को। अच्छा थर्ड ईयर बताओ, और कोई क्वेश्चन है पार्किंसंस के टॉपिक से? अच्छा चलो, अब ये बताओ मुझे कि कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि आप पार्किंसंस के पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। उमैमा सुहेल ने ज्वाइन किया। उमैमा आप बताइए। कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं पार्किंसंस के पेशेंट के लिए? कोई बता सकता है? तुम लोग अपना हाल देख लो बच्चों, ये वो टॉपिक है जो तुम पढ़ चुके हो। Phlebotomy and postroventral palidotomy. शाबाश, हाँ आयशा ने बिल्कुल सही बताया। देखो सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑल्दो के कुछ सक्सेसफुल हैं और कुछ अभी सक्सेसफुल नहीं भी है। इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस या ग्लोबस पैलिडस जो होता है उनकी स्टिमुलेशन भी करवाई जाती है ताकि वो अपना एक प्रॉपर काम कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा डोपामिनर्जिक टिश्यूज को भी ट्रांसप्लांट करके देखा है, यानी फीटल सब्सटेंशिया नाइडा के जो टिश्यूज हैं वहां पर। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, और इसमें मसला ये आता है कि ये बिस्मा का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा था मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगी ताकि सब बच्चे सुन सकें। इसमें खास बात ये है कि खास लेकिन अभी तक ये देखने में आ रहा है कि अगर पार्किंसंस के पेशेंट भी से छुटकारा दिला सकते, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस डिजीज को हम एरेडिकेट नहीं कर सके। और देखो सीएनएस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं खासतौर पर एट द लेवल ऑफ ब्रेन है, वो एट द लेवल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनको अभी तक तो हम एरेडिकेट नहीं कर सके। कोई भी सीएनएस की डिजीज उठा के देख लो, उनको एक मैनेज जरूर किया जा सकता है। साइकोसिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनको बिल्कुल हम रूल आउट
ठीक है बच्चों, बाकी तो इसमें जनरल कंसिडरेशंस हैं, वो आप सारी देख लीजिए। मेरा ख्याल से इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यही थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेशक पूछ लो बच्चों। जी तो थर्ड ईयर, एनी क्वेश्चन? ये चीजें समझ आ गई जो मैंने समझाने की कोशिश की है? क्लास कोई क्वेश्चन है या फिर मैं क्लास एंड करूं आज की? मैम इसके पार्किंग ड्रग कौन सी होगी? डोपामिन प्रीकर्सर के ग्रुप की होंगी या फिर एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर के ग्रुप की होंगी? हाँ हरमान, देखो बेटा, जो चॉइस ऑफ ड्रग होती है किसी भी डिजीज में, बहुत सारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं। गुड क्वेश्चन। और इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। ऑल आपने पेशेंट को देखना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। और खास तौर पर ये कि वो उसको कोई कोमॉर्बिड और कंडीशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फिर आपको देखना होगा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी कॉम्प्रोमाइज है या कोई हार्ट का इश्यू है, तो उन केसेस में फिर ऐसी ड्रग्स जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या जिनसे रिस्क हो सकता है वो आप नहीं दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फर्स्ट चॉइस जो होती है वो डोपामिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, क्योंकि जो असल रीजन है पार्किंसंस का उसमें बेसिकली डोपामिन की कंसंट्रेशन ही डेफिशिएंट हुई होती है। तो हम वही ड्रग्स देकर देखते हैं। और पेशेंट रिस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देर आर सो मेनी पेशेंट जो कि आपको एक क्लास ऑफ ड्रग पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, बट देर आर अदर पेशेंट्स जो कि उसी क्लास ऑफ ड्रग के बजाय किसी दूसरी क्लास को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, फिर पेशेंट के इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हम जहन में रखते हैं। लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर देनी होती है तो फार्मासिस्ट या फिजिशियन ये जरूर देखता है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन दे दी जाए, ऐसी हम ड्रग दें कि जिसको वो बियर करके लॉन्ग टर्म यूज करता रहे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पार्किंसन की बात करें तो हमारी फर्स्ट चॉइस डोपामिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। आप डोपामीन और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दें या जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है ना वो दें, और पेशेंट अगर उसको रिस्पॉन्ड करता है अच्छा, क्योंकि बेसिक रीजन ही डोपामीन की डेफिशिएंसी है, तो आप उसको ही कैरी ऑन करते हैं। इन केस अगर पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर आप कोई दूसरी ड्रग कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। और सम टाइम ये होता है कि फिर आप उसको भी आहिस्ता आहिस्ता टेपर करेंगे, यानी उसकी डोज को कम करेंगे और फिर उसके बाद कोई दूसरी ड्रग शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक आप शुरू कर सकते हैं। अगर वो अब उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करा है तो फिर आप वही कैरी ऑन करें। बोलो। If a patient has psychosis and Parkinson's disease हो, तो psychosis के patient को obviously हम antipsychotic drugs देंगे जिससे Parkinson's के symptom increase हो सकते हैं, और Parkinson's के patient को वो levodopa या dopamine agonist देंगे जिससे psychosis के symptoms increase हो सकते हैं। तो हम ऐसे patient की treatment किस तरह से कर सकते हैं कि दोनों balance रहें? देखो उमैमा, इसमें भी होता यही है कि आमतौर पर अगर कोई साइकोसिस का पेशेंट होता है ना, तो उसको जब हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं ना, तो उनके साइड इफेक्ट्स के तौर पर, जिस तरह आप कह रहे हो, पार्किंसंस के इश्यूज आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उनको इसी तरह ही ड्रग्स देते हैं। और जनरली क्या करते हैं कि अगर आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं तो ऐसी ड्रग्स को हम प्रेफर करेंगे या ऐसी ड्रग्स को देने की कोशिश करेंगे कि जिनके एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स कम है। फॉर एग्जांपल साइकोसिस में आपने पढ़ा है कि यू हैव 2 टाइप्स ऑफ द ड्रग ना। बेसिकली हमने क्लासिफाई किया कि फर्स्ट जेनरेशन भी है और सेकंड जेनरेशन भी।
तो आप प्रेफर करेंगे कि आप वहां उनको सेकंड जनरेशन दें ताकि उनको ईपीएस के मसले मसाइल ना आए। जाहिर है कि एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स अगर आएंगे तो पार्किंसंस के इश्यूज ज्यादा आएंगे। आर यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट? ma'am. और हाँ, इसी तरह ना, तो इस तरह से हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर पार्किंसन के इश्यूज ज्यादा आते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कभी भी फर्स्ट जनरेशन पे नहीं जाएंगे या ऐसी ड्रग्स पर नहीं जाएंगे जिनके एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हों। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम बेटा। और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्ट से इस कोविड और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी, जो कि रियली एक मुश्किल काम है। ऑनलाइन एक मुश्किल काम है, एक फिजिकल एक इंटरेक्शन और फिजिकली पढ़ना आसान है और ये काम वाकई मुश्किल है, लेकिन रियली आप लोग बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन के हकदार हैं इस सिलसिले में। ऐसे हालात में भी आप लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अच्छा, आप लोगों ने एलएमएस पे देख लिया, मैंने अनाउंसमेंट डाल दी है। सेकंड क्विज अब आप लोगों का ट्यूसडे को है और वो पार्किंसंस का ही है, इसीलिए मैंने इसको रिवाइज करवा दिया इस टॉपिक को। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके क्लास, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं आज की क्लास एंड कर दूं। क्या कह रहे हो, एंड ही ना करूं? Okay, ma'am. क्लास, शुड आई एंड द क्लास? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के पास? अच्छा, एक बात और, आप लोगों का जो असाइनमेंट की जो डेट है ना बच्चों, वो मैंने एक्सटेंड कर दी है 14 तक। इसके बाद अब मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी। प्लीज जिसका कोई असाइनमेंट रह गया है ये पैथोफिजियोलॉजी वाला, वो एलएमएस पर डाल दे। और जो आप लोग अगर पर्सनली ईमेल करोगे ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एलएमएस पर ही आपका असाइनमेंट आना चाहिए। तो जब असाइनमेंट मिलता है तो उसको मैनेज कर लिया करो कि बिल्कुल डेडलाइन पे ना लेके जाया करो। 10-12 दिन आराम से मिलते हैं तो 2-4 दिन पहले ही सबमिट करवा दिया करो। एनीवेज, अब लास्ट टाइम मैंने उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है तो आप लोग 14 तक वो मुझे दे दें, ठीक है? और प्लीज विस्मा, आपको मैं कह रही हूँ कि ग्रुप्स जो है ना वो रिवाइज करके मुझे भिजवाएं। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम आप ग्रुप रिवाइज करने का कह रही हैं, जैसे 4 लोगों का ग्रुप है या 5 लोगों का ग्रुप है, तो मैम ज्यादा ग्रुप के अंदर होंगे मगर मैम काम तो करते ही नहीं है वो लोग फिर। नहीं तो आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं बनाए अपने साथ जो काम नहीं करते। देखो, आप लोगों ने ग्रुप में काम करने से पहले जितने भी असाइनमेंट मिले हैं वो सब इंडिविजुअल असाइनमेंट मिले हैं और जी मैम। ग्रुप में आप लोगों के कहने पर ही दिए गए थे क्लास में। और इस ग्रुप असाइनमेंट में डेफिनेटली आप लोगों से मैंने बताया था कि आप लोगों का क्विज होगा और इंडिविजुअल वाइवा होगा। तो जिसने उसके ऊपर काम किया होगा वही वाइवा दे सकेगा, वही बता सकेगा, वही क्विज अटेम्प्ट कर पाएगा, वही प्रेजेंटेशन दे पाएगा। जिसने काम नहीं किया होगा वो तो नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपका ग्रुप असाइनमेंट से तो जजमेंट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप उसका वाइवा नहीं देंगे, तो आपको मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। ग्रुप की भी एक एवेल्युएशन होती है। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। चलो ओके बेटा, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा आप लोग पढ़िए। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।